हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए 8th क्लास की एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि ये चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में आपके लिए सबसे आसान रहेगा समझना। पहले मैं आज आपको सारे इस चैप्टर के बेसिक्स बताऊंगा कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट यूज होंगे और क्वेश्चंस को हम फिर इजीली कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखो, पहले मैं आपको सिंपल चीज़ें बताता हूँ जो एक 5th 4th क्लास का बच्चा भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकता है, लेकिन अगर उसको उस चीज़ों के बारे में पूरी तरह से पता हो तो। जैसे हम ये कहें कि अगर एक बुक की कॉस्ट हमारे को कोई बता दे, कॉस्ट ऑफ 1 बुक वो कितनी है, मान लो 10 रुपीज़ है। और आपसे कोई पूछे कि बताओ फिर कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स कितनी होगी। आप दुकानदार के पास जाके कहते हो कि मेरे को 5 बुक चाहिए। दुकानदार कहता है कि एक बुक जो है ना वो 10 रुपए की आती है। तो फिर 5 बुक के लिए आप उसको कितने पैसे दोगे। आप कहोगे 10 को 5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 रुपीज़ की आएगी। सिंपल सी बात है। अगर एक बुक 10 रुपए की आती है तो 5 बुक्स कितने की आएगी, हमारी 50 रुपीज़ की आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई बता दे कि एक बुक की कॉस्ट कितनी है, फिर आपको चाहे कितनी भी बुक्स की पूछ ले, आप उस एक बुक वाली कॉस्ट को उस नंबर ऑफ बुक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ पहले। अगर मान लो आपको कोई कह दे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो मान लो 28 रुपीज़ है, और हमारे को निकालनी है कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स। 12 पेन्स की कॉस्ट बताओ, तो मैं कहता हूँ एक पेन की कॉस्ट तो अपने को पता ही है कितनी है, 28। तो 12 की कितनी होगी, ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होएगी, इसको 12 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब 28 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 28 टू जा 56 और 28 वन जा 28, यानी कि 6, और ये कितना आएगा 336। तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 336 रुपीज़। ये आ जाएगी अपनी कॉस्ट। तो ये तो बात थी कब, जब हमारे को एक पेन की कॉस्ट दे रखी हो और हमें ज़्यादा पेन की कॉस्ट निकालनी हो। लेकिन एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन तो 8th क्लास में नहीं आएंगे। क्वेश्चन पेपर में ऐसा आएगा कि कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स is rupees 27, then find cost of 8 पेन्स। हमारे को 8 पेन्स की कॉस्ट पूछी है और हमारे को कितने पेन की कॉस्ट गिवन है, 3 पेन्स की। तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले आप टारगेट बना लो, अपनी नोटबुक्स में लिख लो कि एक पेन की कॉस्ट हमें सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि अगर एक पेन की कॉस्ट अपने को पता लग गई, फिर तो चाहे हमारे को कितने भी पेन की कॉस्ट निकालनी हो हम आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, एक पेन की कॉस्ट पता करना। तो वो कैसे पता करोगे, देखो अब सॉल्यूशन करते हैं हम इस क्वेश्चन का। देखो, अपने को दुकानदार कहता है कि अगर आप मेरे से 3 पेन खरीदोगे ना, कॉस्ट ऑफ 3 पेन्स, तो वो 27 के है। आप मेरे को बताओ, आप खरीदना चाहते हो सिर्फ एक पेन, तो वो 27 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा। आप कहोगे कम में आएगा, क्योंकि 27 में तो 3 पेन आ जाते हैं, लेकिन हमारे को तो कितना चाहिए, सिर्फ एक पेन चाहिए। तो अगर आपको एक पेन की कॉस्ट निकालनी हो तो 27 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक पेन कितने का आएगा, 9 रुपये का आएगा। भाई एक पेन 9 का आएगा, 9 + 9 + 9, तभी तो 3 पेन 27 के आएंगे ना। तो 27 को 3 से क्या कर दो, डिवाइड। एक पेन की कॉस्ट आ गई। अब मैं आपको कहता हूँ, अगर एक पेन की कॉस्ट मिल गई और अब आपसे क्या पूछी है, 8 पेन्स की, तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स कितनी होगी। जो एक पेन की कॉस्ट है उसको 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72 रुपीज़। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड होता है करने का इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। आपको पता होनी चाहिए कि एक बुक की कॉस्ट आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, और फिर एक बुक की कॉस्ट से अगर 5 की निकालनी हो, 10 की निकालनी हो, 20 की निकालनी हो, तब हम कैसे निकालेंगे। ये चीज़ें अगर आप सीख गए तो बहुत आसान होने वाला है अब आपके लिए ये चैप्टर। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो इस चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या है। चैप्टर का नेम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ आप समझोगे तभी एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन सोल्व होंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, क्या इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। जैसे मान लो एक है नंबर ऑफ बुक्स, एक मैं कहता हूँ नंबर ऑफ बुक्स और एक मैं कहता हूँ अमाउंट। इन दोनों टर्म्स में, ये टर्म्स है, ठीक है, ये भी क्या है, टर्म है, यानी कि नाम है किसी का, ये मान लो। और ये भी क्या है, टर्म है, ये भी किसी का नाम है। इन दोनों टर्म में रिलेशन है एक, इन दोनों टर्म में क्या है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन क्या है, कैसा रिलेशन है। मैं लिख देता हूँ सब चीज़ें। कैसा रिलेशन है, कैसा का मतलब होता है
एक होता है सीधा रिलेशन, सीधा रिलेशन, और एक होता है आपका उल्टा रिलेशन। मैं इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपको नहीं समझा रहा अभी। सीधा रिलेशन, सीधे रिलेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, और उल्टा रिलेशन को बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, ये है। अब सीधे रिलेशन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि सीधे रिलेशन का मीनिंग है क्या। देखो, आप दुकानदार से जितनी बुक्स खरीदोगे, अगर बुक्स की क्वांटिटी आप बढ़ाओगे, दुकानदार कहता है कि एक बुक जो है ना, मान लो 50 रुपीज़ की आती है, एक बुक कितने की आती है, 50 की। अगर आप एक से ज़्यादा बुक खरीदोगे तो आप मेरे को ये बता दो, तो पैसे आपको 50 देने पड़ेंगे या 50 से ज़्यादा देने पड़ेंगे। आप कहोगे 50 से ज़्यादा, क्योंकि 50 रुपीज़ की तो सिर्फ एक बुक आती है। दो खरीदेंगे तो 100 देने पड़ेंगे, तीन खरीदेंगे तो 150 देने पड़ेंगे, यानी कि रुपीज़ 50 से क्या देने पड़ेंगे अपने को, ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो देखो, मैं कहता हूँ अगर ये चीज इंक्रीज होगी तो ये भी चीज क्या होगी आपकी, इंक्रीज। तब कहते हैं इन दोनों टर्म्स में कैसा रिलेशन आपका, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। कि अगर आप नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज करोगे तो पैसे भी आपको क्या देने पड़ेंगे, ज्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक तरीका मैं आपको, एक और एग्जांपल आपको देता हूं मैं रियल लाइफ से। जैसे एक होती है गाड़ी की स्पीड, और एक क्या होती है, डिस्टेंस। आपको सबको पता है स्पीड क्या होती है। जैसे मान लो आप एक घंटे में मान लो साइकिल से जाते हो 10 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या होती है, स्पीड होती है। स्पीड यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक घंटे में आप 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हो, तो स्पीड है मान लो आपकी 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस मान लो एक घंटे में आपने कितनी ट्रेवल करी, 10 किलोमीटर। सॉरी, तो मैं ये बता रहा हूँ आपकी, अगर मान लो स्पीड आपकी 10 किलोमीटर पर आवर है, तो एक घंटे में आप कितना जाओगे, 10 किलोमीटर जाओगे। अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ा दो, 13 किलोमीटर पर आवर कर दो, तो एक घंटे में कितना दूर चले जाओगे आप, 13 किलोमीटर चले जाओगे। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ, अगर स्पीड आपकी बढ़ेगी तो आप डिस्टेंस क्या ट्रेवल करोगे, ज़्यादा ट्रेवल करोगे। उतने ही टाइम में, एक घंटे का टाइम हम लेके चलते हैं, आप बताओ मेरे को, अगर आप धीरे चलोगे तो कम दूर जा पाओगे, अगर आप तेजी से भागोगे तो ज्यादा दूर चले जाओगे। तो स्पीड अगर बढ़ेगी तो डिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा कवर की जाएगी। तो इन दोनों के अंदर कैसा रिलेशन, आप मेरे को बताओ, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, कि एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़े, और एक चीज कम हो तो दूसरी चीज भी कम हो। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो देखो, 5 बुक्स 50 रुपीज़ की आती है, 5 बुक्स कितने की आती है, 50 रुपीज़ की आती है। तो एक बुक कितने की आएगी, 10 की आएगी। एक बुक कितने रुपीज़ की आएगी, 10 रुपीज़ की आएगी। अब आप मेरे को बताओ, ये नंबर ऑफ बुक्स थी, नंबर ऑफ बुक्स क्या होगी आपकी, देखो कम होगी ना। 5 से 1 कर दी तो पैसे भी तो कम हो गए, पैसे भी दुकानदार कम ले रहा है। तो एक चीज कम हुई तो दूसरी भी कम हुई इसके साथ साथ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। आप समझ गए, ये क्या होता है आपका, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि कैसी कैसी टर्म्स के अंदर डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। अब आती है बात इनवर्स की। अब आप सोचोगे कि ऐसा भी एग्जांपल हमारे को पता होना चाहिए कि किन दो टर्म्स के बीच रिलेशन इनवर्स होता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अब मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कुछ चॉकलेट्स है, आपके पास क्या है, कुछ चॉकलेट्स है। कितनी चॉकलेट्स है, मान लो आपके पास 100 चॉकलेट्स है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स है आपके पास 100। और आप अपने बर्थडे पे अपनी क्लास के बच्चों को चॉकलेट्स बांटना चाहते हो। आप घर से 100 चॉकलेट लेके गए, और आपको आइडिया था कि क्लास में हमारे बच्चे तो 25 है, लेकिन आएंगे कितने, आज 20 बच्चे आएंगे। यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 20। और क्लास में 20 बच्चे ही आए, तो मेरे को बताओ 100 चॉकलेट है और आपको 20 बच्चों में बांटनी है, तो एक बच्चे को कितनी मिलेगी, ईच ईच स्टूडेंट विल गेट, एक बच्चे को कितनी, 5 चॉकलेट मिलेगी ना। ईच स्टूडेंट विल गेट 100/20, यानी कि 5 चॉकलेट्स। एक स्टूडेंट को 5 चॉकलेट मिलेगी। लेकिन बाय चांस ऐसा हुआ कि क्लास में सारे के सारे बच्चे आ गए 25 के 25, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब की बार 20 नहीं है, कितने हैं, 25 है। तो आप अब बता दो, एक बच्चे के हिस्से में 5 चॉकलेट आएगी या 5 से कम आएगी या 5 से ज़्यादा। देखो, एक चॉकलेट तो आपके पास उतनी है, अगर लेने वाले बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रत्येक बच्चे के हिस्से में चॉकलेट क्या आएगी, कम आएगी। अब कितनी आएगी बता दो, ईच स्टूडेंट विल गेट, आप कहोगे 100 को 25 से डिवाइड कर दो, यानी कि अब की बार चॉकलेट कितनी आएगी, 4। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो
यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, देखो बढ़े, 20 से कितने हो गए 25, ये तो बढ़े, लेकिन चॉकलेट्स जो हर एक बच्चे को मिली वो घट गई, पहले 5 थी अब कितनी होगी 4, ये कम होगी। रिलेशन कैसे देखना, एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। एक चीज बढ़े, एक चीज बढ़े और दूसरी चीज कम हो, या एक चीज कम हो दूसरी चीज बढ़े, तो रिलेशन कैसा होता है आपका, इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स यानी कि उल्टा रिलेशन है, एक के बढ़ने से दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। एक तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, एक मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, किससे, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। देखो आप मेरे को ये बताओ, आपकी स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो क्या आपको टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, एक बच्चा घर से जो है ना पैदल जाता है, डिस्टेंस मान लो है ये 3 किलोमीटर, आपके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। एक बच्चा पैदल जाता है, एक बच्चा साइकिल से जाता है। पैदल जाने वाले की स्पीड क्या है, मान लो कम है, साइकिल से जाने वाले की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो आप खुद बता दो मेरे को, कौन बच्चा स्कूल जल्दी पहुंचता है, साइकिल वाला बच्चा जल्दी पहुंचेगा, जल्दी स्कूल पहुंच जाएगा, और जो पैदल वाला बच्चा है वो लेट स्कूल पहुंचेगा। ये क्या होगा, लेट स्कूल पहुंचेगा, ठीक है, लेट पहुंचेगा, ये तो आपको सबको ही पता है। कहने का मतलब ये स्कूल जल्दी क्यों पहुंच गया, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि मैं कहता हूँ स्पीड अगर मोर यानी कि ज़्यादा होगी, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा आपका, बताओ, कम लगेगा, लेस यानी कि कम लगेगा। और आप कहोगे अगर स्पीड हमारी कम होगी, लेस होगी, तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम क्या लगेगा आपका, मोर यानी कि ज़्यादा। तो देखो रिलेशन उल्टा हो गया ना, स्पीड ज़्यादा तो टाइम कम, और स्पीड कम तो टाइम ज़्यादा, यानी कि एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ क्या है, ज़्यादा। तो स्पीड और टाइम में हमेशा ध्यान रखना कैसा रिलेशन होता है आपका, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक। कैसा रिलेशन होता है आपका, इनवर्स रिलेशन। कभी भी आपसे पूछे कि स्पीड के बढ़ने पे टाइम कितना लगेगा, आप कह देना पहले से कम लगेगा। जितना पहले टाइम लगता था, अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे तो उतनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम क्या लग जाएगा अपना, कम लग जाएगा। जैसे हमें मान लो यहाँ मान लो एक एक सिटी है, मान लो हिसार, एक सिटी है मान लो रोहतक, हमें हिसार से रोहतक जाना है, डिस्टेंस फिक्स है। आपकी गाड़ी की स्पीड आप इंक्रीज करोगे, गाड़ी आप क्या करोगे, तेज चलाओगे, तो टाइम आप मेरे को बता दो कम नहीं लगेगा। गाड़ी की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, और अगर गाड़ी की स्पीड धीरे हो जाएगी तो आपका टाइम क्या लगेगा, रोहतक पहुंचने में ज़्यादा लगेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, ये है। तो स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, ये मेरी बात आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया आज कि इनवर्स रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट रिलेशन कैसा होता है। एक तो आपको ये समझ आना चाहिए, फिर आप कुछ जो है ना रिलेशंस लिख लो, सम रिलेशंस, इंपॉर्टेंट है ये आपका बहुत, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये क्वेश्चन सोल्व करते समय आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। देखो ये कैसे काम आएंगे, आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सब लिखवा दूंगा, ठीक है। और 1 मीटर की बात करें तो कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसमें 10 सेंटीमीटर। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए, यूनिट सही है तो ठीक है, हम 4th 5th क्लास से सीखते आते हैं ये चीज़ें। तो फिर हमारे को पता होना चाहिए कि 1 घंटे में, 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 60 मिनट्स होती है। और 1 मिनट के अंदर अगर मैं बात करूं कि सेकंड्स कितनी होती है, तो आपको पता है 60 सेकंड्स होती है। 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती है, 60 सेकंड होती है, ये तो आपको पता ही है। किलोमीटर से मीटर कैसे बनाते हैं और मीटर से किलोमीटर कैसे बनाते हैं। जैसे मैं मान लो ये कहूँ कि 2 आवर्स है, 2 आवर्स में मेरे को बताओ मिनट कितनी होगी। तो आर के मिनट बनाने हो तो क्या कर दो, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 120 मिनट्स होगी। भाई 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 2 घंटे में डबल होएगी, 3 घंटे में ट्रिपल होएगी, ऐसे। लेकिन मैं आपसे पूछूं, बताओ 2.5 आवर्स में कितनी मिनट होगी। 2.5 का मतलब क्या होता है, 2.5 यानी कि 2.5 घंटे होता है। आप मेरे को बताओ 1 घंटे में 60 मिनट होती है, फिर अगले घंटे में भी 60 मिनट होती है, फिर आधा घंटा बच गया उसमें 30 मिनट होएगी, तो टोटल कितना हो गया, ये 150 मिनट्स होएगी। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का तो, कि 2.5 आवर्स में कितनी मिनट होती है, 150 मिनट्स होती है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। अब जैसे मान लो किलोमीटर की बात करूं मैं, 3 किलोमीटर में अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 3 किलोमीटर में कितने हैं, 3000 हो जाएंगे। मैं कहूँ 2.5 किलोमीटर में बताओ
तो आप कहोगे जितने भी किलोमीटर है ना उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बस वो क्या बन जाएगा आपका मीटर। और ये कैसे सोल्व होएगा, इसको 2.5 को लिख दो 25/10 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 25 इंटू 100 कितना होता है आपका 2500 होता है। तो ये कितने आ जाएंगे आपके मीटर आ जाएंगे। तो किलोमीटर को मीटर में ऐसे चेंज करते हैं, आर को मिनट्स के अंदर ऐसे चेंज करते हैं। तो ये यूनिट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो जो आपके चैप्टर में काम आएगी मैंने आपको बता भी दी है। फिर बाकी जो क्वेश्चंस के अंदर यूज होएगी चीज़ें मैं साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा कि चैप्टर 13 के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे, उनको सोल्व कैसे करना है मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको सिखाऊंगा। और उनमें यूनिट्स कैसी कैसी यूज होगी वो मैंने आपको बता दिया। तो बस ये चीज़ें आप नोट डाउन करके रखना, आपको आने वाले लेक्चर के अंदर क्वेश्चन समझने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 13.1 और उसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है तो जितने भी एग्जाम्पल्स है और क्वेश्चन है जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। वो सारे के सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आप हर क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1। और इसमें मैं आपको सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है। द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक कपड़ा है, कोई उसकी क्वालिटी है कपड़े की, उस कपड़े की अगर हम 5 मीटर लेंथ खरीदेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 210 रुपीज। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। यानी कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट 210 है, तो आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको ये दिखाना है कि 2 मीटर कपड़े की क्लॉथ कितनी 2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी, 4 की, 10 की और 13 की। पहले मैंने आपको क्या बताया था, आप 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट निकाल लिया करो, ठीक है। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ आपको गिवन है क्वेश्चन में 5 मीटर क्लॉथ, वो कितनी है 210 रुपीज है। पहले आप क्या निकाला करो 1 मीटर की, चाहे आपको कितने भी मीटर की दे रखी हो, पहले आप एक की निकाल लिया करो। 210 को 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 5 4 जा 5 2 जा, यानी कि 42 रुपीज। 1 मीटर कपड़ा हमारा आएगा कितना 42 रुपीज का। अब आपसे पूछिए कितनी 2 मीटर की, पहले आप निकाल लो कॉस्ट ऑफ 2 मीटर क्लॉथ, तो कितनी आएगी देखो, 1 मीटर अगर 42 का आता है तो 2 मीटर कितना आएगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 84 रुपीज आ जाएगा। फिर आपसे क्या पूछिए, कॉस्ट ऑफ 4 मीटर पूछिए, तो 4 मीटर की निकाल लेते हैं। देखो 1 मीटर की जो कॉस्ट है ना, आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 42, ये 1 मीटर की है। 2 की निकालनी है तो 42 को 2 से कर दो, 4 की निकालनी है तो 42 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, तो कितनी आ जाएगी आपकी 168 रुपीज आ जाएगी। फिर आपको 10 की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 10 मीटर क्लॉथ, तो 42 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 420 रुपीज आ जाएगी। फिर आपको किसकी निकालनी है, फिर आपको निकालनी है 13 की, कॉस्ट ऑफ 13 मीटर क्लॉथ, तो 42 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26, 13 4 जा 52 और 2 54, 546 रुपीज़। तो मैंने आपको चारों टाइप के कपड़े की, यानी कि 2 मीटर की भी कॉस्ट बता दी, 4 मीटर की, 10 मीटर की और 13 मीटर की। तो इस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अगर एग्जाम में आता है तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाई कास्ट्स ए शैडो ऑफ 10 मीटर। देखो जैसे इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है, बिजली का खंबा। मान लो ये एक बिजली का खंबा है, इसकी हाइट कितनी है, इसके बिजली की खंबे की हाइट है 14 मीटर, ये 14 मीटर ऊंचा है। और आपको पता है जब बिजली का खंबा मान लो धूप है, दिन का टाइम है, तो इसकी शेडो भी गिरेगी, इसकी नीचे धरती पे क्या होगी, ये शेडो गिरेगी, यहाँ पे शेडो परछाई, ये क्या है इसकी शेडो है। अब शेडो कितनी है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, ये जरूरी नहीं है कि इसकी हाइट 14 है तो शेडो की जो लेंथ होगी वो भी 14 होगी, नहीं। आपका इलेक्ट्रिक पोल कितना हाई है 14 मीटर, तो शेडो की लेंथ कितनी है 10 मीटर, ये शेडो बनेगी आपकी कितनी 10 मीटर की। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्री, उस ट्री की हाइट फाइंड आउट करो
जो 15 मीटर की शेडो बनाती है अंडर सिमिलर कंडीशन। सिमिलर कंडीशन का मतलब होता है उसी टाइम पे, मान लो दोपहर के 2 बजे, ये डिपेंड करता है सन के ऊपर, सूर्य के ऊपर। दोपहर के 2 बजे हैं, अगर ये पोल 10 मीटर की शेडो बनाता है तो बताओ 15 मीटर की शेडो कितने मीटर का ट्री बनाएगा। तो आपको अब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या बनानी है, बस एक टेबल बनानी है। ये 14.1 एक्सरसाइज क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की है। मैं बताऊंगा 14.1 और 13.1 और 13.2 एक्सरसाइज में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे दो चीज है, एक तो क्या है हाइट है, एक तो क्या है इसकी हाइट है, चाहे वो ट्री हो चाहे पोल हो, और एक आपकी क्या है शेडो की लेंथ है, यानी कि लेंथ ऑफ शेडो। और दोनों में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशन। अगर ये पोल जितना ऊंचा होगा ना, लेंथ उतनी ही ज्यादा बनेगी, और जितना छोटा होगा लेंथ उतनी ही कम बनेगी, ठीक है। तो इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। देखो हाइट क्वेश्चन में कितनी दे रखी है पोल की, 14 मीटर, तो यहाँ पे लिख दो आप 14 मीटर। ये शेडो कितना बनाता है 10 मीटर, आप यहाँ पे लिख दो 10 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है शेडो की लेंथ दे रखी है आपको कितनी, शेडो की लेंथ आपको दे रखी है 15 मीटर, तो शेडो के नीचे 15 मीटर लिखो। और ट्री की हाइट पूछी है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। जो चीज आपको निकालनी हो मैथमेटिक्स में उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब आप क्या किया करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, 14 डिवाइड बाई एक्स, और इनको आपस में डिवाइड करो 10 बाई 15, और दोनों को क्या रख दो, इक्वल रख दो। बस आपको क्या करनी है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इक्वल टू 14 इंटू में 15, x कितना आएगा 14 इंटू 15 डिवाइड बाई 10, 2 पे काट दो, 2 5 जा, 2 7 जा, 5 1 जा, 5 3 जा, तो 7 3 जा कितना आ गया 21। कहने का मतलब हाइट ऑफ ट्री कितनी होगी अपनी 21 मीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। अब इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से काफी। इसमें आपसे ये कहा गया है कि इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ ए थिक पेपर, थिक मतलब क्या होता है मोटा, जैसे एक पेपर होता है, पेपर की शीट जो हम नोटबुक यूज करते हैं या बुक यूज करते हैं, उनका भी तो पेपर होता है। तो एक पेपर की जो शीट होती है उसमें कुछ ना कुछ तो देखो वेट होता ही होता है, ये तो नहीं होता कि वेट बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे बुक हमारी इतनी मोटी होती है तो उसमें वेट तो होता ही है ना। तो 12 अगर उसमें शीट लगी हुई है, यानी कि 12 पेज अगर लगे हुए हैं ना, उनका वेट कितना है 40 ग्राम्स है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 kg, मतलब ये कहता है अगर हमें 40 ग्राम वेट चाहिए तो 12 सीटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कहता है वेट तो इनका कितना है 2.5 किलो है, तो कितनी सीट्स की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा सीट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप क्या बना लो, एक टेबल बना लो, बस एक टेबल आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर देगी। इस टेबल में आपको दो चीजें लिखनी होती है, वो दो चीजें क्या है देखो, एक तो आपकी क्या है नंबर ऑफ सीट्स है कि आपको कितनी सीट्स चाहिए, और एक क्या है उनका वेट है, एक क्या है उनका वेट है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। बताओ अब मेरे को नंबर ऑफ सीट्स में कितना लिखोगे 12, 12 सीट्स है, इन 12 सीट्स का वेट कितना है आपका 40 ग्राम है, मैंने ये लिख दिया। फिर कहता है वेट कितना होना चाहिए 2.5, देखो ये ग्राम के अंदर है तो ये भी ग्राम के अंदर होना चाहिए, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 2.5 kg में कितने ग्राम होते हैं आपके 2500, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 2 किलो में 2000 और आधा किलो में 500, तो 2500 हो गया। तो यानी कि वेट कितना है आपका 2500 ग्राम्स है। आपको क्या निकालना है बताओ, नंबर ऑफ सीट्स कि कितनी सीट्स की जरूरत पड़ेगी, उसको क्या मान लो आप x मान लो। तो मैंने अभी क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में भी आपको कि 12 को x से डिवाइड किया करो और इक्वल रख दो इसको, 40 को 2500 से डिवाइड करना है। अगर आप काटना चाहते हो तो यहीं पे भी काट सकते हो, ये 0 से 0 क्या है आप काट दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो x इंटू 4 कितना होता है 4x इक्वल टू 12 इंटू 250, आपको तो x निकालना है, तो 12 इंटू 250 डिवाइड बाई 4, 4 3 जा, 3 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे कितना है आपका 750, यानी कि हमारा 750 सीट्स क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हमारे को 750 सीट्स चाहिएगी जिनका वेट कितना हो जाएगा 2500 ग्राम, यानी कि 2.5 किलो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ए ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो एक जैसी स्पीड से चल रही है, ये नहीं है कि कभी कम स्पीड होगी उसकी रास्ते में कभी ज़्यादा, नहीं,
बिल्कुल सेम स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में ये 75 किलोमीटर दूर चली जाएगी। आपसे पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, कहता है 20 मिनट में कितना दूर जाएगी। तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो एक टेबल बना लो, वही इस टेबल के अंदर क्या लिखा करो, देखो दो चीजें हैं, एक तो आपके पास है टाइम कि कितना टाइम है, और एक क्या है डिस्टेंस कि कितनी दूर जाएगी आपकी गाड़ी। टाइम बता दो कितना है, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होती है, क्योंकि यहाँ पे मिनट है ना, तो आप इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो। 60 मिनट्स में आपकी गाड़ी कितनी दूर जाती है बताओ, 75 किलोमीटर जाती है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बता दो 20 मिनट्स में कितनी दूर जाएगी, तो 20 मिनट्स में गाड़ी कितनी दूर जाएगी, क्या मान लो, इसको x मान लो। जो आपको नहीं पता मैथ में उसको x मान लो, ठीक है। अब डिवाइड करो, इनको दोनों को आपस में डिवाइड करो, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, और इक्वल रख दो दोनों को। देखो क्रॉस आप ना चाहो तो यहाँ से काट भी सकते हो, देखो 23 पे कट रहा है ये सीधा ही, ये नीचे क्या आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, x से, और 1 की मल्टीप्लाई 75 से। x कितना आ गया 75/3 यानी कि 25 पे कट जाएगा ये। तो यानी कि आप 20 मिनट्स में कितने किलोमीटर जाओगे बताओ, 25 किलोमीटर। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 25 किलोमीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो सीधा मतलब ये होता है 60 मिनट को आप दो 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दो 20-20 मिनट के, ठीक है। अब पूरे 60 मिनट्स में ये कितनी दूर जाती है गाड़ी बताओ, 75 किलोमीटर जाती है, 75 किलोमीटर। तो एक 20 मिनट में कितना जाएगी, 75 को 3 से डिवाइड करो, यानी कि यहाँ पे भी 25 किलोमीटर, यहाँ पे भी 25 किलोमीटर, और इधर भी 25 किलोमीटर। सिंपल सी बात है। तो 1 घंटे में टोटल कितना चली जाएगी ये, 75 किलोमीटर। ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ तक करना है बस, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहता है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। अब आपको कहता है हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 250 किलोमीटर की, तो कितना टाइम लगेगा। वही आप क्या बना लो, एक टेबल बना लो। हर क्वेश्चन में आप ये टेबल बना दिया करो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आसानी से। यहाँ पे क्या है बताओ, टाइम, और यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस। पहले बताओ मेरे को टाइम कितना था आपका, 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब वही 60 मिनट। 60 मिनट अगर आपके पास है तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे, 250। लेकिन सॉरी डिस्टेंस करेंगे 75। अब डिस्टेंस कितनी करनी है, 250 किलोमीटर। टाइम कितना चाहिए, टाइम कितना लगेगा, ये हमें दे ही नहीं रखा। क्या मान लो, x मान लो इसको। अब क्या करो बताओ मेरे को, इन दोनों को डिवाइड करो, 60/x इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड करो 75/250, और क्या कर दो अब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75x इक्वल टू 60 इंटू 250। तो यहाँ से x कितना आएगा बताओ, 60 इंटू 250 को डिवाइड कर दो किससे, 75 से। अब जिस पे आपको काटना आता है वो काट लो, 15 पे काट लो, 15 5 जा, 15 4 जा, और ये 5 पे कटेगा 50 बार। तो 50 इंटू 4 कितना हो गया, 200, यानी कि 200 मिनट्स आ गया आपका आंसर, 200 मिनट। अब बताओ 200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, कोई भी बच्चा बता देगा। 200 मिनट में होते हैं 3 घंटे और 20 मिनट, है ना, 3 घंटे और 20 मिनट। क्योंकि देखो 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है, तो 60 60 60 180 हो गया, 180 मिनट्स हो गया। इसमें कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। लेकिन हमारे पास तो 200 मिनट है, तो 200 मिनट तो 3 घंटे और 20 मिनट और रह गए एक्स्ट्रा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, 3 hours and 20 minutes। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1:30 lakhs। इसका ये मतलब होता है कि ये 3 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 जीरो लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं, 1 करोड़, ठीक है। ये 3 करोड़ है। इसका मतलब ये होता है, देखो जब भी मैप बनाया जाता है ना, तो मान लो 2 शहर है, ये और ये दिल्ली है मान लो, और ये मुंबई है। इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो 1500 किलोमीटर। लेकिन हम जो मैप बनाएंगे वो 1500 किलोमीटर जितना बड़ा थोड़े होता है, वो तो छोटा होता है। तो इस मैप पे ये डिस्टेंस हम छोटी दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने 5 सेंटीमीटर दिखा दी, तो हम कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर को हम 1500 किलोमीटर मानेंगे। तो इसका ये मतलब है कि इतने सेंटीमीटर को हम मैप में सिर्फ 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे, ठीक है। 2 cities आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि
दो सिटी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है मैप के अंदर, ऑन द मैप, यानी कि मैप में हमने ये ए सिटी है, ये बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दिखाई हुई है 4 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस बताओ, एक्चुअल डिस्टेंस, इसका ये मतलब होता है कि मैप के अंदर अगर डिस्टेंस 1 है, देखो आप ऐसे बनाओ, वही टेबल बना लो आप, टेबल बनाने से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और पेपर में आपको ऐसे ही करना है। ये तो क्या है आपकी, देखो मैप डिस्टेंस, जो डिस्टेंस अपने मैप में दिखाई हुई है, ये क्या है, इसकी एक्चुअल डिस्टेंस है। एक्चुअल मैप में डिस्टेंस कितनी है 1, एक्चुअल में कितनी है 3 करोड़, 7 जीरो लगा दो। अब आपको पूछ रखा है कि मैप के अंदर डिस्टेंस कितनी है बताओ, 4 है, तो एक्चुअल में कितनी होगी, x मान लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होगी देखो 1/4, और ये क्या होगी आपकी 3 करोड़ अपॉन में x, तो कितनी आ जाएगी बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 4 जा कितनी होगी 12, और ये क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। ये तो क्या आ गई बताओ, सेंटीमीटर आ गई ना। अगर आप क्या बनाना चाहते हो इसको, किलोमीटर, देखो सेंटीमीटर से पहले मीटर बना लो, आप मेरे को बता दो बस, सेंटीमीटर से मीटर कैसे बनाए जाते हैं, 100 से डिवाइड करके, ये क्या आ गया आपके मीटर, यानी कि 12 लैक्स मीटर आ गए, ठीक है। अब मीटर के क्या बना सकते हो आप, किलोमीटर बना सकते हो। मीटर के किलोमीटर बनाने हो तो 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 3 जीरो कट गई, तो 1200 किलोमीटर, यानी कि एक्चुअल में उन दोनों सिटी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1200 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, जैसे कोका कोला बनाती है या अपना लिम्का बनाती है, ऐसे वो ना, वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, वो 840 बोटल्स फिल कर देती है 6 आवर्स में, यानी कि अगर 6 घंटे वो मशीन काम करती है ना, तो 840 बोटल्स भर देती है। हाउ मैनी बोटल्स विल इट फिल इन 5 आवर, तो बताओ 5 घंटे काम करेगी तो वो मशीन कितनी बोतल भरेगी। देखो ये डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है, मशीन जितने ज़्यादा टाइम चलेगी उतनी ही बोटल्स वो ज़्यादा भरेगी, और कम टाइम चलाएंगे तो बोटल्स क्या है, कम भरी जाएगी। तो आप जो है इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, टेबल बना लो, यहाँ पे क्या है बताओ, नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि आपके पास कितने आवर्स हैं, और यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ बोटल्स, और आप उनमें कितनी बोटल्स फिल कर सकते हो। आवर्स कितने हैं 6 आवर्स में कितनी बोतल 840, लेकिन अब आपके पास आवर्स कितने हैं 5, नंबर ऑफ बोटल्स कितनी है ये पूछ रखी है इसने, x मान लो, तो बताओ क्या होएगी, 6/5 इक्वल टू 840/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x इक्वल टू 5 इंटू 840, x कितना आएगा आपका 5 इंटू 840 डिवाइड बाई 6, इसको काट दो आप 6 पे, देखो 6 1 जा 6 14 जा, 14 की टेबल आपको आनी चाहिए, तो 5 इंटू 140, 14 5 जा कितना होता है 70, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि ये, तो ये मशीन 5 आवर्स में कितनी बोटल्स भर देगी 700 बोटल्स, और यही इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए मॉडल ऑफ ए शिप, model of a ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई, यानी कि मॉडल क्या होते हैं, जैसे कोई जहाज है, हम कोई म्यूजियम में जाते हैं, वहाँ पे उसका मॉडल बना के रखा हुआ है, कोई डिजाइन बना के रखा हुआ है, वो एक्चुअल में नहीं है, वो छोटा बनाया हुआ है ना। जैसे जहाज एक्चुअल में तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम कहीं पे बनाया हुआ देखते हैं म्यूजियम वगैरह में या दीवार पे, तो मान लो उसको इतना छोटा बनाया गया है, ठीक है। ये है मैस्ट होता है, जहाज का जो पर्दा होता है ना व्हाइट कलर का, वो पर्दा होता है। वो कहता है अगर मॉडल के अंदर ये पर्दा 9 सेंटीमीटर है ना, तो एक्चुअल शिप के अंदर जो असली का जहाज है उसमें ये 12 मीटर हाई है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, कहता है अगर एक्चुअल जहाज की लेंथ इतनी हो तो वो मॉडल जो बनेगा ना जहाज का, उसकी आपको लेंथ बतानी है कितनी होगी। तो आप क्या बना लो, टेबल बना लो, इस टेबल के अंदर आप एक तो मॉडल वाली लेंथ लिख लो, एक एक्चुअल लेंथ लिख लो, एक तो क्या लिख लो मॉडल लेंथ, यानी कि जो मॉडल हम बनाएंगे ना, नमूना जो बनाएंगे, और एक एक्चुअल लेंथ उसकी कितनी है, एक्चुअल लेंथ। देखो एक्चुअल मॉडल लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर, और एक्चुअल में लेंथ कितनी है उसकी 12 मीटर है। अब कहता है इफ द लेंथ ऑफ द शिप, ये मीटर यानी कि एक्चुअल लेंथ है, ये एक्चुअल कितनी है 28, तो बताओ मॉडल शिप कितनी होगी, यानी कि मॉडल के अंदर हम उसकी लेंथ को कितना बनाएंगे, x बनाएंगे। आप क्या करो 9 को x से डिवाइड करो,
और यहाँ पे 12 को 28 से डिवाइड करो और क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आएगा बताओ, 12x इक्वल टू 9 इंटू 28। x कितना आएगा आपका, 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 12। काट दो इसको जितने पे काट सकते हो, 4 पे काट दो, 4 3 जा 4 7 जा 3 1 जा 3 3 जा 3 7 जा 21, तो यानी कि 21। अच्छा ये सेंटीमीटर है ना, तो 21 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई इसमें मुश्किल आपको आनी नहीं चाहिए। अब ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है रश्मि हैज ए रोड मैप, वही मैप वाला क्वेश्चन है। रश्मि के पास एक रोड का मैप है विद ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर, यानी कि अगर एक्चुअल में डिस्टेंस 18 किलोमीटर है ना, तो मैप के ऊपर उसको सिर्फ हम 1 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। सी ड्राइव्स ऑन द रोड फॉर 72 किलोमीटर, कहता है एक्चुअल में उसने 72 किलोमीटर की डिस्टेंस ड्राइव करी है। वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, अगर इसी डिस्टेंस को मैप के ऊपर शो करना हो तो कितनी शो होएगी। देखो टेबल बना लो, आप टेबल बना लो, वही यहाँ पे क्या लिखो, मैप डिस्टेंस लिख लो, मैप डिस्टेंस, और यहाँ पे आप क्या लिख लो, एक्चुअल डिस्टेंस की एक्चुअल में कितनी है वो रोड के ऊपर जब हम चलते हैं। तो देखो यहाँ पे मैप पे कितनी है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल में कितनी है 18 किलोमीटर। अब एक्चुअल में कितनी है बता दो 72 किलोमीटर, और मैप में कितनी है बताओ मेरे को, एक्स सेंटीमीटर है, ठीक है, एक्स क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर। अब क्या करो आप 1 को एक्स से डिवाइड करो और यहाँ पे 18 को 72 से डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 18x इक्वल टू 72, एक्स कितना आएगा 72 बाई 18, और 18 की टेबल में 72 कहाँ पे आता है 4 पे, तो 4 और सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें कहता है ए लोडेड ट्रक, लोडेड का मतलब क्या होता है, फुल भरा हुआ ट्रक है, किसी भी सामान से भरा हुआ है, ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट, यानी कि 25 मिनट के अंदर वो ट्रक 14 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इफ द स्पीड रिमेन्स सेम, अगर वो ट्रक उसी स्पीड से चलता रहे, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स, तो बताओ 5 घंटे में वो कितना दूर चलेगा। आप मेरे को बताओ 5 घंटे उसको मिलेंगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगा ना, क्योंकि 5 घंटे ज़्यादा होते हैं 25 मिनट से। आप पहले तो मेरे को ये बता दो, ये मिनट है तो इसको भी क्या बनाएंगे मिनट। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, मैंने बताया था आपको 60 मिनट होती है। तो इसके पास कितना टाइम है 5 घंटे, 5 घंटे में कितनी मिनट होएगी 60 इंटू 5, यानी कि 300 मिनट्स हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बना लो आप, टेबल बना लो बस। इस टेबल में आप क्या लिखोगे, देखो एक तो आपके पास क्या डिस्टेंस है और एक क्या आपके पास टाइम, एक साइड टाइम लिख लो, एक साइड डिस्टेंस, कहीं पे कुछ भी लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर टाइम लिख लो चाहे इधर टाइम लिख लो, ठीक है। टाइम कितना है बताओ 25 मिनट्स है, और इसमें डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है ये 14 किलोमीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, किलोमीटर है, मिनट है, सेकंड है, कुछ भी हो, ठीक है। अब 5 घंटे, 5 घंटे का मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम 5 आवर्स, लेकिन 5 आवर्स को किस में चेंज करेंगे, मिनट में। कितनी मिनट होती है 300 मिनट्स होती है। इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये पूछिए, हमने क्या मान ली, एक्स मान ली। तो करो 25 को 300 से डिवाइड करो और इक्वल टू ये कितना होगा बताओ, 14 को x से डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। देखो 25x इक्वल टू 300 इंटू में 14, x कितना आएगा आपका 300 इंटू 14 डिवाइड बाई 25, काट दो इसको। देखो आप 5 पे काट सकते हो, 5 5 जा और 60 पे कट जाएगा, 5 1 जा 5 12 जा, आंसर कितना आ गया 12 इंटू 14, 12 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 168 किलोमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 13.1, मैंने सारे आपको एग्जाम्पल करवा दिए और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने वो आपको सारे करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.2 और उसके सारे एग्जाम्पल, सारे अनसोल्व क्वेश्चन हम करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 की सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हमारा पूरा का पूरा काम होगा इनवर्स प्रोपोर्शन का। फर्स्ट एक्सरसाइज थी डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर और सेकंड एक्सरसाइज आपकी किसकी होगी, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है, देखो उल्टा रिलेशन होता है, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज क्या होती है, कम होती है।
मैं सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बात बताऊंगा कि इन दोनों टर्म्स के अंदर रिलेशन उल्टा कैसे है, क्योंकि एग्जाम में हमारे को पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का है या सेकंड का है। तो क्वेश्चन को देख के आपको समझना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रूल अप्लाई करना है या इनवर्स प्रोपोर्शन का। ठीक है, पहले मैं आपको देखो क्वेश्चन से समझाता हूँ कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आएगा। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल में 100 बच्चे रहते हैं। फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 डेज, यानी कि हॉस्टल में इतना खाना है कि अगर और नया खाना हम ना खरीद पाए तो भी ये खाना 20 दिन तक चल जाएगा। ठीक है, हॉस्टल का जो ओनर है उसको पता है कि 100 स्टूडेंट अगर मेरे हॉस्टल में हैं तो ये खाना मेरा 20 दिन तक चल जाएगा। फिर कहता है हाउ लॉन्ग विल दीज प्रोविजन लास्ट। लास्ट का मतलब होता है चलना, यानी कि यही खाना कितने दिन तक चलेगा इफ 25 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्रुप। अगर उस हॉस्टल में 25 बच्चे और आ जाए। आप खुद सोचो, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो उतना ही खाना कम दिन तक चलेगा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर कम होंगे तो खाना क्या ज़्यादा दिन तक चलेगा। मान लो आपके पास 20 चॉकलेट है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपके पास 20 चॉकलेट्स है और आप घर में जो है 2 भाई बहन हो। तो आप क्या हो, भाई बहन हो। तो बताओ आपकी जो, अगर मान लो डेली एक बच्चा एक चॉकलेट खाता है तो यानी कि डेली की आपकी 2 चॉकलेट लगी, तो कितने दिन आपकी ये चॉकलेट चलेगी, नंबर ऑफ डेज 20/2, क्योंकि एक दिन में आप 2 खा लेते हो तो यानी कि 10 दिन आपकी चॉकलेट चलेगी। लेकिन मान लो घर में 4 भाई बहन हैं, जिस घर में 4 भाई बहन हैं और चॉकलेट उतनी है, तो फिर क्या ये 10 दिन चलेगी। अगर एक लड़का या लड़की जो भी है डेली एक चॉकलेट खाता है तो दिन में 4 चॉकलेट खत्म हो जाएगी। तो फिर नंबर ऑफ डेज कितने चलेगी बताओ ये आप मेरे को, 20/4 यानी कि 5 दिन चलेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चे बढ़ जाएंगे, 2 से कितने होंगे, 4, एक चीज क्या हुई बताओ, बढ़ गई, तो नंबर ऑफ डेज ये क्या होंगे आपके, कम हो जाएंगे। पहले चॉकलेट 10 दिन चलती थी, अब वही चॉकलेट आपकी 5 दिन चलेगी। अब इस क्वेश्चन में यही कह रखा है, अगर देखो 100 स्टूडेंट होते हैं तो खाना 20 दिन चलता है। ठीक है, और आपके कहते हैं 25 स्टूडेंट और आगे, तो यानी कि अब 100 से कितने हो जाएंगे, 125, तो खाना कितने दिन चलेगा। आप वही टेबल बना लो जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में करवाई थी। एक तरफ आपके क्या लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि स्कूल में बच्चे कितने हैं या हॉस्टल में बच्चे कितने हैं, और यहाँ पे क्या लिखो, नंबर ऑफ डेज, क्योंकि इसमें 2 ही चीजों की बात हो रही है। देखो स्टूडेंट कितने हैं और दिन कितने दिन खाना चलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 100, और कितने दिन खाना चलेगा, 20। 100 के सामने 20 लिख दो। फिर कहता है 25 स्टूडेंट और आगे। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट के नीचे 25 लिखते हैं। 25 क्यों, 25 तो ज़्यादा आगे, तो अब स्टूडेंट कितने हो गए बताओ मेरे को, 125 हो गए ना। और कितने दिन चलेगा खाना, ये हमें पता नहीं है। जो चीज़ नहीं पता आप उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे, इनको डिवाइड करके और इनको डिवाइड करके इक्वल रख देते थे। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में आपको क्या करना है, करना तो डिवाइड ही है। 100 को 125 से डिवाइड कर दो और इसको 20 को x से करने के बजाय x को 20 से कर देना और फिर इक्वल रखना। यानी कि इन दोनों में से एक रेशियो को आपने रिवर्स करना है। चाहे आप 100/25 की जगह क्या कर देना, 125/100 कर देना और इसको सेम रखना फिर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको उलट दो और इसको सेम रख लो। दोनों में से जो आपका मन करे वो कर सकते हो, लेकिन एक रेशियो को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, तब आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन का ये रूल है बस। अब आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो कितना आएगा आपका, 125x इक्वल टू 100 इंटू में 20, तो 125 को नीचे ले जाओ, 100 इंटू 20 अपॉन में 125। अगर आपको 25 की टेबल आती है तो ये 4 पे कटेगा और ये 5 पे कटेगा। ठीक है, 5 1 जा 5 4 जा 4 4 जा कितना हो गया, 16 डेज। कहने का मतलब ये है, यही खाना आपका अब कितने दिन चलेगा, सिर्फ 16 दिन चलेगा, क्योंकि बच्चे अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो खाना जो पहले 20 दिन चलता था अब कितने दिन चलेगा, 16 डेज। और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन अब ऐसे होने वाले हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा कहता है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड ए वॉल इन 48 आवर्स, यानी कि हमने एक दीवार बनवानी है अपने घर पे। मान लो 15 वर्कर अगर काम पे लगते हैं ना तो वो 48 घंटे में वो दीवार को बना देंगे। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स। आप खुद बताओ, पहले हमने क्या किया, 15 वर्कर्स को बुला लिया,
उन्होंने कहा कि ठीक है हम ये दीवार बना देंगे लेकिन 48 घंटे का टाइम लगेगा। हम उनको कहते हैं कि 48 घंटे नहीं, हमारे को तो ये दीवार सिर्फ 30 घंटे में पूरी करवानी है। तो क्या वे वर्कर इस दीवार को 30 घंटे में पूरी कर पाएंगे? आप कहोगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो 48 घंटों में करते हैं। फिर ये क्या करेंगे, अपने कुछ और दोस्तों को साथ में बुला के लाएंगे। वो कहेंगे कि हमें काम तो करना है लेकिन जल्दी पूरा करना है, इसलिए आप आओ और हमारी हेल्प करो। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये नंबर ऑफ वर्कर्स है और जो इनको टाइम लगता है, इन दोनों में रिवर्स उल्टा रिलेशन होता है। अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो काम को जल्दी खत्म कर देंगे, अगर वर्कर्स कम होंगे तो काम डिले होगा। ठीक है, काम लेट खत्म होएगा। आप खुद सोच लो, मान लो किसी टीचर ने आपको कह दिया कि 50 क्वेश्चन सोल्व करो पूरे पीरियड के अंदर, 50 क्वेश्चन सोल्व करो, और क्लास के अंदर बच्चे हैं सिर्फ कितने, 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 2 है। उनको टाइम जो लगेगा, अब इन 2 स्टूडेंट की हेल्प करने 3 स्टूडेंट और आगे, मतलब कि 5 स्टूडेंट हो गए। अब आप मेरे को बताओ, पहले टाइम ज़्यादा लगता या अब टाइम ज़्यादा लगेगा? आप कहोगे पहले टाइम क्या था आपका, ज़्यादा लगता था। 2 स्टूडेंट थे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 हो जाएंगे तो टाइम क्या लगेगा आपको, कम, क्योंकि आपकी हेल्प हो जाएगी। अब 5 स्टूडेंट 10-10 बांट लेंगे आपस में, है ना। वो कहेगा 10 तुम कर लो, 10 मैं कर लेता हूँ, यानी कि 500 मिलके 10-10 कर देंगे। लेकिन 2 होंगे तो दोनों कितने कितने करने पड़ेंगे, 25-25। तो वही बात, 25 क्वेश्चन सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है, 10 क्वेश्चन सोल्व करने में कम टाइम लगेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर वर्कर्स को आप इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, कम, और वर्कर को अगर कम कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा आपका, ज़्यादा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। इतनी सी बात आपको समझनी है, उसके बाद तो आपको टेबल बनानी है बस। ये टेबल में 2 चीज़ें लिखी जाएगी जो जो गिवन है। ये क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स है, नंबर ऑफ वर्कर्स, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, नंबर ऑफ डेज, कि आपको टाइम कितना लगता है, नंबर ऑफ डेज या आवर्स। क्वेश्चन में आवर्स है तो आवर्स लिख दो। अब बताओ इसके अंदर क्या लिखूँ मैं, वर्कर्स कितने हैं 15, कितने घंटे लगते हैं 48। अब आपको काम कितने घंटों में करवाना है 30 में, तो मतलब आर वाली लाइन में क्या लिखो 30। कितने वर्कर्स लगाए जाए काम पे पता ही नहीं है, तो जो चीज़ नहीं पता उसको क्या मान लो, एक्स मान लो। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये क्वेश्चन आपको लगता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का है, इन दोनों में से किसी एक रेशियो को उल्टा करके लिख दो। ठीक है, पहले को सेम लिख दो 15/x, इसको 48/30 ना लिखने के बजाय क्या लिखो 38/40, 30/48, और दोनों को क्या रख दो इक्वल, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30x इक्वल टू 15 इंटू 48, एक्स कितना आएगा बताओ फिर, 15 इंटू 48 डिवाइड बाई 30। जिसको 15 की टेबल आती है वो बता देगा, 15 1 जा 15 2 जा, और ये 24 पे कटेगा, तो यानी कितना आ गया आपका 24। एक्स को हमने क्या माना था, वर्कर्स, तो यानी कि 24 वर्कर्स की हमें जरूरत पड़ेगी अगर हमें काम को 48 घंटे की बजाय 30 घंटे में पूरा करवाना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का है या डायरेक्ट का। डायरेक्ट का हो तो इन रेशियो को इक्वल रख दो, ठीक है, और अगर इनवर्स का हो तो इनमें से एक रेशियो को क्या करना है आपको, रिवर्स करना है। ठीक है, उसका इनवर्स करना है और फिर दोनों को इक्वल रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। कहता है एक डिब्बे में कुछ मिठाइयाँ हैं, चॉकलेट है मान लो, अगर 24 बच्चों में हम उनको डिवाइड करेंगे ना चॉकलेट्स को, तो हर एक बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 5 मिलेगी। लेकिन कहता है हाउ मैनी वुड ईच गेट, यानी हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेगी इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कम होना, यानी कि अगर 4 बच्चे कम हो जाए तो हर बच्चे को चॉकलेट कितनी मिलेगी। आप मेरे को ये बताओ, आपके पास कुछ फिक्स चॉकलेट है, अगर आप उन चॉकलेट्स को ज़्यादा बच्चों में बांटोगे तो हर बच्चे को चॉकलेट कम मिलेगी, और बच्चे अगर कम हो जाएंगे तो हर बच्चे को चॉकलेट क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो यानी कि इनमें रिलेशन क्या हो गया बताओ, रिवर्स हो गया ना। तो आप बता दो मेरे को कि टेबल कैसे बनाओगे और क्या क्या इसके अंदर लिखोगे। आप कहोगे एक साइड तो लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चे कितने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और एक साइड लिखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ चॉकलेट्स, क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट्स है या स्वीट्स है, नंबर ऑफ स्वीट्स। तो चिल्ड्रन वाली लाइन में देखो क्या क्या आप लिखोगे, 24 बच्चे हैं और हर एक बच्चे को कितनी मिलती है, 5 स्वीट्स मिलती है या 5 चॉकलेट मिलती है। अब कहता है बच्चे 4 कम हो गए, तो बच्चे यहाँ पे गलती से क्या कर देते हैं, 4 लिख देते हैं। मैं कहता हूँ 4 क्यों लिखते हो, अगर पहले 24 बच्चे थे, अब 4 कम हो गए तो कितने रह गए, अब 20 रह गए ना, तो यहाँ पे आपको 20 लिखना है। ठीक है, और हर बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेगी हमें पता ही नहीं, क्या मान लो उसको x मान लो,
तो मैंने क्या बताया था, इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो तो इनमें से एक रेशियो को रिवर्स कर दो, पहले को तो सेम लिख दिया करो और दूसरे को क्या कर दो रिवर्स, 5/x की बजाय क्या कर दो x/5, चाहे पहले को रिवर्स कर दो चाहे दूसरे को, एक को करना है बस, ठीक है। तो देखो कितना आएगा आपका 20x इक्वल टू 24 इंटू में 5, तो x कितना आएगा आपका 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 20, इसको काट दो बस और आपका आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5 4 जा 4 1 जा 4 6 जा यानी कि 6। कहने का मतलब हर बच्चे को अब कितनी स्वीट्स मिलेगी, 6 स्वीट्स, क्योंकि बच्चे कम हो जाएंगे तो हर एक के हिस्से में चॉकलेट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये तो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ए फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल। कैटल क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, एनिमल्स का ग्रुप होता है। जैसे हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था हॉस्टल वाला, कि अगर हॉस्टल में 100 बच्चे हैं तो खाना 20 दिन चलता है, अगर 25 बच्चे और आ गए तो खाना कितने दिन चलेगा। ये भी वही है, एक किसान के घर में 20 जानवर है, ठीक है, गाय भैंस सब कुछ है, और उसके पास इतना खाना है कि वो सारे जानवर मिलके 6 दिन उस खाने को खा सकते हैं। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कहता है अब यही खाना कितने दिन चलेगा इफ देयर वर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल, यानी कि उसके पास अगर 10 एनिमल और आ जाए। तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे नए एनिमल्स 10 नहीं है, 20 तो पहले थे, 10 और आगे, तो मतलब नए केस में जो एनिमल होंगे वो कितने होंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है, ये बात है। तो खाना आपको पता है कितने दिन चलेगा, कम। अगर ज़्यादा एनिमल होंगे तो खाना कम दिन चलेगा, और एनिमल्स कम होंगे तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो आप इसकी टेबल बना दो बस। आपको ये जरूर देखना है कि क्वेश्चन इनवर्स का है या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि नहीं तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। यहाँ पे क्या है बताओ, नंबर ऑफ एनिमल्स, पहले क्वेश्चन में क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट किसका क्या है, एनिमल, और यहाँ क्या है आपके नंबर ऑफ डेज। बाकी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। एनिमल कितने बताओ 20, कितने दिन खाना चलता है बताओ, 6 दिन चलता है। और कहता है अब 10 एनिमल और आगे, तो 10 और आगे, तो 20 तो पहले थे, 10 और आगे कितने हो गए 30। खाना कितने दिन चलेगा, खाना मैं मान लेता हूँ x दिन चलेगा। तो बस अब बताओ आप मेरे को, इक्वेशन क्या लिखते थे आप, 20/30, एक रेशियो को तो लिख दो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे क्या है, इनको रिवर्स कर दो, 6/x लिखने के बजाय x/6 लिख दो और इक्वल का साइन डाल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30x इक्वल टू 20 इंटू 6, x कितना आएगा फिर बताओ, 20 इंटू 6 डिवाइड बाई 30। इसको सोल्व कर लो काट के। 6 की टेबल में 6 1 जा 6 5 जा, 5 की टेबल में 5 1 जा 5 4 जा, तो यानी कि कितने आ गए 4। तो यानी कि यही खाना आपका अब 6 दिन नहीं चलेगा, बल्कि कितने दिन में खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 दिन में खत्म हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये वही है कि अगर काम पे हम ज़्यादा पर्सन को लगाएंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, और पर्सन्स कम कर देंगे हम तो काम लेट खत्म होएगा। इसमें कहता है एक कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ठेकेदार, जो किसी भी काम को करने का ठेका लेता है। जैसे आपके घर में मान लो पेंट करवाना हो, आप किसी ठेकेदार को बुलाओगे, आपके घर में रिपेयरिंग करवानी हो मान लो, ठेकेदार को बुलाओगे, ठीक है। आपके घर में मान लो आपको बिजली की तारें डलवानी है तो ठेकेदार आएगा। तो कोई भी काम जो कॉन्ट्रैक्ट पे करता है उसको ठेकेदार बोलते हैं। एस्टिमेट, एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, आइडिया लगाना, अनुमान लगाना, यानी कि वो अनुमान लगाता है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। आप जैसे घर में बुलाते हो अपने घर में किसी ठेकेदार को और कहते हो भाई ये हमारा घर है, इसमें पेंट करना है, बताओ कितना टाइम लगेगा। तो ठेकेदार एक आइडिया लगा लेता है अपने एक्सपीरियंस से कि भाई 20 दिन के अंदर आपका काम मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने वर्कर काम पे लगाता है। आप सिंपल सी बात समझो, अगर वो ज़्यादा वर्कर काम पे लगाएगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर वो कम वर्कर काम पे लगाएगा तो काम खत्म होने में ज़्यादा दिन लगेंगे। अब ये क्या कहता है, वो आइडिया लगाता है कि 3 पर्सन कुड रीवायर जसमिंदर्स हाउस इन 4 डेज। रीवायर का मतलब क्या होता है, वायरिंग करना, यानी कि आपके घर में बिजली की तारें डालना, खराब हो गई उनको दोबारा डाल रहे हैं वो, ठीक है। वो ये अनुमान लगाता है अगर मैं 3 पर्सन काम पे लगाता हूँ ना तो ये काम पूरा 4 दिन में खत्म हो जाएगा। इफ ही यूजेज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, यानी कि 3 की बजाय अगर वो 4 पर्सन काम पे लगाता है तो वो इस जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे। आप खुद बताओ मेरे को, 3 की जगह पर्सन अगर 4 होंगे तो टाइम कम लगेगा क्योंकि ज़्यादा बंदे उसी काम को जल्दी खत्म कर देंगे। तो आपको वही बताना है कि बताओ कितना टाइम लगेगा। एक टाइम में क्या लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पर्सन्स, क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स की बात हो रही है एक तो,
और एक किसकी बात हो रही है, डेज की, तो यहाँ लिख दो आप नंबर ऑफ डेज। अब बताओ पर्सन कितने हैं 3, तो डेज कितने लगते हैं 4। अब पर्सन कितने हो जाएंगे 4, तो डेज कितने लगेंगे आप बता दो। डेज को क्या मान लो आप, x मान लो। तो क्या करो, इस रेशियो को तो सेम लिख दिया करो आप और इक्वल का साइन डालो। इसको रिवर्स करके लिखना है, 4/x नहीं लिखना, क्या लिखना है x/4, क्योंकि ये रिवर्स इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 4x इक्वल टू 3 इंटू 4, तो x कितना आएगा आपका 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 3, यानी कि अब सिर्फ हमारे को 4 दिन की बजाय कितने दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना ही करवाता हूँ। मैंने 3 एग्जाम्पल करवा दिए, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। सारे के सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, बस आपको समझना है कि इसमें इनवर्स रिलेशन क्यों है, और वो मैं हर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें मैंने डायरेक्ट रिलेशन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया और इनवर्स वाला क्यों लगाया, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ी पता लगेगा, आपको समझना पड़ेगा। और समझोगे कब, जब आपको कोई समझाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन में डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा इसमें हमने क्यों किया, डायरेक्ट क्यों नहीं लगाया, इनवर्स ही क्यों लगाया। तो इस तरह से आप चीज़ों को अगर समझोगे, पेपर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिर्फ आपको ये कैंसिलेशन करनी आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। इसके बिना आपका आंसर कभी भी सही आने वाला है नहीं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज के लेक्चर में हम 13.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कुछ करवाए थे, एग्जाम्पल भी करवा दिए थे, इनवर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चन करवाए। आज 13.2 के जो भी बाकी क्वेश्चन रह गए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे और आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहता है, ये पूरी एक्सरसाइज आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन की, आप ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें कहता है ए बैच ऑफ बोटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बोटल्स इन ईच बॉक्स। यानी देखो आपने क्या है, आपके पास कोल्ड ड्रिंक की, मान लो सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स है, छोटी छोटी बोटल्स है आपके पास, सॉफ्ट ड्रिंक के ऐसे बोटल्स है, और आपने इन बोटल्स को क्या करना है, पैक करना है। किन के अंदर, बॉक्सेस के अंदर। ये बड़े बड़े बॉक्सेस है, ये बॉक्सेस है, और आपने इन बोटल्स को इन बॉक्सेस के अंदर पैक करना है। आप एक बात बता दो, अगर एक बॉक्स के अंदर आपके पास मान लो 100 बोटल्स है, आपके पास टोटल बोटल्स कितनी है सॉफ्ट ड्रिंक की, 100 है। एक बॉक्स में अगर आप मान लो 10 बोटल्स डालते हो, आपने कितनी बोटल्स डाल दी, 10, तो आपको इतने कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, आप कहोगे 100 बोटल्स है और एक बॉक्स में 10 बोतल आ जाती है, तो यानी कि हमारे को 10 बॉक्सेस की जरूरत होगी, ठीक है। लेकिन अब किसी बच्चे ने आपको कहा कि ऐसा करो, आप एक बॉक्स के अंदर है ना बोटल्स ज़्यादा डाल दो, यानी कि 10 की जगह कितनी डाल दो, अब 20 डाल दो। तो आप मेरे को बताओ अब आपको कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, कम की या ज़्यादा की। आप कहोगे कम बॉक्सेस की, क्योंकि अब एक बॉक्स के अंदर बोतल ज़्यादा डाल दी आपने, तो 100/20 यानी कि अब सिर्फ आपको 5 बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनवर्स रिलेशन है। नंबर ऑफ बोटल्स अगर आप हर एक बॉक्स में ज़्यादा डालोगे ना, तो आपको कम बॉक्स की जरूरत पड़ेगी उन बोटल्स की पैकिंग के लिए। तो ये वही क्वेश्चन कहता है कि एक बॉक्स के अंदर हमने 12 बोटल्स डाल ली है, और ऐसे हमारे को फिर कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है बताओ, हमारे को 25 बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। इफ द सेम बैच, बैच का मतलब क्या होता है, बोटल्स का जो ग्रुप होता है, यानी कि मान लो कोई सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है, वहां पे काफी सारी बोटल्स आई पैक होके। अब इन बोटल्स को हमारे को क्या करना है, बॉक्सेस के अंदर पैक करना है, और पैक करने के बाद इनको फिर दुकानदारों के पास डिलीवर करते हैं। कहता है अब इसमें 20 बोटल्स इन ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स में हम कितनी बोटल्स डाल देते हैं, अब 20 डाल देते हैं। तो हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, तो कितने बॉक्सेस की हमारे को जरूरत पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ टेबल बना लो आप एक। तो टेबल में क्या लिखना होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो आपको क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस, और एक आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ बोटल्स, एक क्या गिवन है, नंबर ऑफ बोटल्स इन ईच बॉक्स, इन ईच बॉक्स की हर एक बॉक्स में कितनी बोतल आएगी। अब आप क्वेश्चन में बता दो मेरे को क्या क्या गिवन है। बॉक्स कितने चाहिए आपको, 25, कब, जब एक बॉक्स में आप 12 बोटल्स डालते हो, पैक करते हो। फिर कहता है अगर ईच बॉक्स में आप कितनी बोटल्स डालते हो, 20, तो ये 20 कहाँ लिखे, इसके नीचे कि इसके नीचे, 20 बोटल्स है तो बोटल्स को तो बोटल्स वाली लाइन में लिखेंगे ना। अब कहता है कितने बॉक्सेस की आपको जरूरत पड़ेगी, मैं लिख देता हूँ कितनी, x बॉक्सेस की। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या करते थे,
एक रेशो को उलट देते हैं, ठीक है। पहले वाले को तो सेम रख दिया करो, सेकंड वाले रेशो को उल्टा करके लिख दिया करो, 20/12। अब क्या कर दो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20x इक्वल टू 25 × 12। x कितना आएगा आपका, 25 × 12 डिवाइड बाई 20। इसको काट दो, 4 5 पे काट दो, 5 4 जा 5 5 जा 4 4 3 जा 5 3 जा कितना आ गया 15। यानी कि अब आपको सिर्फ 15 बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। जो पहले आपके 25 बॉक्सेस लगते थे ना, अब सिर्फ 15 बॉक्स के अंदर ये सारी की सारी बोटल्स क्या हो जाएगी, आपकी पैक हो जाएगी। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डे। आर्टिकल क्या होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, जैसे नेकलेस हो गया, घड़ी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारी आर्टिकल कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना, किसी वस्तु को बनाना, फैक्ट्री के अंदर जैसे प्रोडक्शन होता है। एक फैक्ट्री को अगर मान लो 63 आर्टिकल बनानी है, आर्टिकल्स 63 डेज, सॉरी, कुछ आर्टिकल बनानी है, उसको 63 डेज लग जाते हैं अगर उसके पास काम करने के लिए 42 मशीन्स है। देखो फैक्ट्री के अंदर मशीनें होती है, अगर वो 42 मशीन का यूज करता है फैक्ट्री का मालिक, तो कुछ आर्टिकल बनाने में उसको 63 डेज का टाइम लग जाता है। फिर कहता है हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड। अब कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल, अगर उतनी ही चीजें आपको बनानी है लेकिन कितने दिन में, 54 डेज में। यानी कि आपको ऑर्डर मिल गया किसी, मान लो दुकानदार से बड़ा ऑर्डर है, आप पहले बनाते थे 63 डेज में उतना सामान, लेकिन अब आपको ऑर्डर देने वाले ने कहा कि मेरे को ये सामान कितने दिन में चाहिए, 54 में। तो आपको मशीनें क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मशीन अगर ज़्यादा लगेगी तो टाइम क्या लगेगा, कम। इसलिए ये क्वेश्चन किसका है, इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो मैं टेबल बना देता हूँ बस। अब तो यहाँ पे क्या बताओ, नंबर ऑफ मशीन्स है कि आपके पास मशीन कितने दिन लगे चलेगी, नंबर ऑफ मशीन्स। और ये क्या है, नंबर ऑफ डेज कि आपको टाइम कितना लगेगा। अब आप बताओ मशीन कितनी, 42, कितने दिन लगते हैं 63, लेकिन आपके पास दिन कितने हैं 54। तो डे के नीचे डे लिख दो। कितनी मशीनों की जरूरत पड़ेगी, आप कहते हो एक्स मशीन्स। तो मैंने आपको क्या कहा, एक रेशियो को रिवर्स कर दो, इसको तो सेम लिख दो, सेकंड रेशियो क्या कर दो, आप रिवर्स कर दो। एक रेशो को सेम लिख के और सेकंड रेशो को आप क्या कर दिया करो, रिवर्स कर दिया करो। तो सेकंड को रिवर्स करोगे तो क्या लिख दो आप, 54 डिवाइड बाय 63। अब आपका काम होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और बस x की वैल्यू निकालना। तो निकाल दो x की वैल्यू। देखो कैसे निकालोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा आपका 54x इक्वल टू कितना आएगा 42 इंटू 63। मल्टीप्लाई नहीं करनी होती आपको, बस दिखाना होता है ऐसे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 42 इंटू 63 डिवाइड बाई 54। अब आपको काटना है, काटना उसी बच्चे को आएगा जिसको टेबल आती है। देखो 9 की टेबल जिसको आती है ना, 9 6 जा 9 7 जा 6 1 जा 6 7 जा 7 7 जा कितना होता है 49। यानी कि अब आपको कितनी मशीन्स की जरूरत पड़ेगी बताओ मेरे को, 49 मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बस ऐसी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए और इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या होती है, मंजिल। यानी कि मान लो आपको किसी एक शहर से दूसरे स्थान पे जाना है, ठीक है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, डेस्टिनेशन कहलाएगी। उसको 2 घंटे लगते हैं उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अगर वो, उसकी स्पीड कितनी है गाड़ी की, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर वो अपनी गाड़ी को 60 की स्पीड से चलाता है तो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे लगता है। फिर कहता है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। देखो अब आपने अपनी गाड़ी की स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी। गाड़ी की स्पीड आप अगर आप बढ़ाओगे तो टाइम क्या लगेगा, आपको कम लगेगा। तो इनमें रिलेशन क्या होता है, आपका इनवर्स होता है। तो मैं दो चीजें लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो एक तो क्या है टाइम और एक क्या है स्पीड। आप मेरे को बताओ टाइम आपको कितने घंटे लगते हैं, 2, जब स्पीड कितनी है आपकी 60, ठीक है। अब स्पीड कितनी होगी 80, तो कह रहा है टाइम कितना लगेगा, टाइम कम लगेगा। कितना लगेगा, मैं मान लेता हूँ x लगेगा। तो आप x की वैल्यू निकाल लो, ये कितना होएगा 2/x। पहले रेशियो को सेम लिखा करो, दूसरे को उलट दिया करो, 80/60 कर दो इसको बस। अब बताओ क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका 80x इक्वल टू 2 इंटू 60। x कितना आएगा आपका 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 80। अब जो कटता है उसको वहां पे काट दो। देखो 2 ये 40 पे कट जाएगा,
जीरो से जीरो कट गई, 6/4, और 6 को 4 से डिवाइड करोगे 2 पे कट जाएगा, 3/2। अच्छा 3/2 को आप 1 एंड 1/2 भी लिख सकते हो ना, 1.5। अच्छा ये क्या है आपका टाइम, टाइम किसमें आपका आवर्स में, सॉरी टाइम कितना आपका आवर्स में, तो यानी कि आपको 1.5 घंटे का टाइम लगने वाला है अगर आप अपनी गाड़ी 60 की बजाय 80 की स्पीड से चलाते हो, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है 2 persons कुड फिट न्यू विंडोज इन ए हाउस, यानी कि घर में खिड़कियां लगानी है आपको, नई खिड़कियां। अगर 2 पर्सन लगते हैं ना काम पे तो वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। आप मेरे को बताओ अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा होंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। अब दो पार्ट है इस क्वेश्चन के। पहला कहता है वन ऑफ द पर्सनस फेल इल, यानी कि 2 बंदे थे, उनमें से एक पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया। एंड बिफोर द वर्क स्टार्टेड, यानी कि काम शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले एक पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया, यानी कि उसने कहा कि मैं काम पे नहीं आऊंगा। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब उसी खिड़की को लगाने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो पर्सन कितने रह गए बताओ, एक रह गया। पर्सन अगर 2 से 1 होएगा तो टाइम क्या लगेगा, उसको डबल लगेगा। पहले 3 दिन लगते थे, कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। लेकिन सोल्व कैसे करेंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो बताओ। ऑब्जेक्टिव में तो आप बता दोगे 6 दिन लगेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव में कैसे करोगे, वही नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ डेज। अब आप मेरे को बता दो कि आपके स्टार्टिंग में पर्सन कितने थे, 2, कितने दिन लगते थे आपको, 3। अब अगर पर्सन एक कम हो गया तो पर्सन कितने रह गए, 1। अब दिन कितने लगेंगे, मैं मान लेता हूँ कितने, x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x का आंसर निकाल दो। देखो ये कितना आएगा आपका 2/1, और इस रेशो को चेंज कर दो, x/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 2 3 जा 6, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा ना, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6। तो यानी कि आपको अब 6 दिन लगने वाले हैं, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया, 6 डेज। अब इसका हम सेकेंड पार्ट करते हैं, देखो अगले पेज पे। अब इसमें कहता है हाउ मैनी पर्सन वुड बी नीडेड, कितने पर्सन की जरूरत पड़ेगी फॉर टू फिट द विंडोज इन 1 डे, यानी कि सिर्फ अगर हमारे को काम 3 दिन की बजाय कितने दिन में खत्म करवाना है, सिर्फ 1 दिन में। तो टेबल बना लो आप। ये नया क्वेश्चन है, उस पिछले क्वेश्चन से भी इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या था बताओ, नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहाँ पे क्या था आपका, नंबर ऑफ डेज। तो अब हम देखते हैं पर्सन कितने थे स्टार्टिंग में, 2, तो दिन कितने लगते थे, 3। अब दिन कितना चाहिए, सिर्फ आपको एक दिन काम करना है आपको। पर्सन ज्यादा लगाने पड़ेंगे, कितने लगाने पड़ेंगे, मैं मान लेता हूँ x लगाने पड़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं, पहले रेशियो को सेम लिखा करो 2/x, दूसरे रेशियो को रिवर्स कर दिया करो, 3/1 की जगह क्या कर दो, 1/3। अब क्या कर दो आप, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही आएगा, 2 3 जा कितना होता है 6, तो मतलब आपको 6 पर्सन लगाने पड़ेंगे, 6 पर्सन इस क्वेश्चन का क्या होएगा, आंसर होएगा। तो ये बिल्कुल आसान थे दोनों के दोनों पार्ट। टेबल बनाने के बाद आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें कहता है ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। जैसे आप स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे, उसमें जो है ना 8 पीरियड लगते हैं स्कूल में, और हर एक पीरियड कितना है, 45 मिनट्स का है। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि पीरियड 8 से बढ़ा के 9 कर दो, लेकिन स्कूल का टाइम वही रहेगा, मतलब कि स्कूल का टाइम लेट नहीं होगा, लेकिन पीरियड्स 8 की बजाय कितने लगने चाहिए बच्चों के, 9। आप खुद सोच के बताओ, आप छोटे बच्चे नहीं हो इतने, तो अगर नंबर ऑफ पीरियड्स आपको बढ़ाने हैं तो पहले हर पीरियड 45 मिनट का होता था, क्या अब हर पीरियड 45 मिनट का होगा, आप कहोगे नहीं, क्योंकि पीरियड ज़्यादा हो गए। तो हर एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी ड्यूरेशन, ठीक है, क्योंकि स्कूल टाइमिंग चेंज नहीं करनी आपको, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाने हैं तो हर पीरियड आपको छोटा करना पड़ेगा। तो यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स आप बढ़ाओगे तो एक पीरियड की जो ड्यूरेशन है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम होएगी। आपसे यही पूछा है कि मैं 8 की जगह 9 पीरियड करना चाहता हूँ, तो अब बता दो पहले पीरियड अगर 45 मिनट का होता था ना, तो अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी सेम, यानी कि स्कूल जितने घंटों के लिए लगता है वो क्या है, सेम है। आप बताओ हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी, हर एक पीरियड कितने मिनट का होगा अगर स्कूल सेम टाइम के लिए लगता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नंबर ऑफ पीरियड्स कि कितनी घंटियाँ लगती है स्कूल में, नंबर ऑफ पीरियड्स, और यहाँ पे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब अवधि, एक पीरियड कितने मिनट का है, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखते जाओ। देखो पीरियड कितने हैं, 8, एक पीरियड कितने मिनट का है, 45 मिनट का। अब 8 की जगह पीरियड कितने हो गए, 9,
एक पीरियड कितने मिनट का होगा मुझे नहीं पता, मैं क्या मान लेता हूँ x। तो मैंने क्या बता रखा था, पहले रेशियो को लिखा करो सेम, इक्वल का साइन लगा दो, अगले रेशियो को उलट दो, 45/x नहीं बल्कि क्या x/45। अब आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और आंसर आ जाएगा आपका कितना आ गया बताओ, 9x इक्वल टू 8 इंटू 45। एक्स कितना आएगा आपका 8 इंटू 45 डिवाइड बाई 9, 9 5 जा 8 5 जा कितना हो गया 40। तो यानी कि अब हर पीरियड आपका कम होके, पहले 45 मिनट का था ना, अब कितना हो जाएगा 40 मिनट्स का हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर 13 खत्म हो गया। आई थिंक सारे आपको एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आपके पेपर में इनसे अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब इसके रह गए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज भी मैं सारे चैप्टर के कवर करूंगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, एमसीक्यूज भी कवर करूंगा, ताकि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनकी पहले से आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाए। आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन को देख के ये लगेगा नहीं कि ये नया क्वेश्चन है, सब कुछ हम पहले कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।